तो देखिए, पराक्रम दिवस के शुभारंभ के साथ गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत हो चुकी है। कर्तव्य पथ पर भव्य परेड की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस साल देखिए, गणतंत्र का पर्व जो है कई मायनों में खास रहने वाला है। पहली बात, परेड में प्रदर्शित भारतीय सेना के सभी उपकरण जो हैं मेड इन इंडिया होंगे। 21 तोपों की सलामी स्वदेश निर्मित 105 मिमी इंडियन जो फील्ड गन्स के जरिए दी जाएगी। और परेड के लिए इस बार मेहमान भी बहुत खास होने वाले हैं। इस बार देखिए, सेंट्रल विस्टा परियोजना से जुड़े लोग कर्तव्य पथ का रखरखाव करने वाले हैं। उनके जो कर्मचारी हैं, सब्जी विक्रेता से लेकर रिक्शा चालक तक दर्शक के तौर पर ये शामिल रहेंगे। ये जश्न है आजादी के अमृत महोत्सव का। ये जश्न है हिंद के गणतंत्र का। राजधानी दिल्ली इन दिनों इसी जश्न में डूबी हुई है। ये तस्वीरें हैं यहाँ के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम की, जहाँ आजादी के अमृत महोत्सव के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। थल सेना, वायु सेना और नौसेना ने अपनी परफॉर्मेंस से सभी का दिल जीत लिया। नेवी के बैंड ने ऐसा समा बांधा कि हर कोई उनका मुरीद हो गया। कहते हैं शौर्य की कहानियां भी सदियों तक सुनाई जाती हैं। जवानों ने युद्ध कौशल में जिस तरीके से शौर्य दिखाया, उसकी कहानियां हर किसी की जुबानी होती है। और यही तो वजह है कि आजादी के अमृत महोत्सव में हम जब पर्व पराक्रम का आदि शौर्य मना रहे हैं, तो ऐसे में उसी शौर्य की कहानियां लोगों को सुना भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं और उसी शौर्य दिवस को मना भी रहे हैं। तो फिलहाल मेरे सामने आप देख रहे होंगे इस समय द इंडियन नेवी बैंड किस तरीके से खूबसूरती के साथ यहाँ पर म्यूजिकल प्ले किया जा रहा है। यहाँ पर यह समझाया जा रहा है कि ये नेवी जो लगातार देश की सेवा में लगी रही है, जो लगातार देश की सेवा में देश को शक्तिशाली करने का प्रयास करती रही है, और ये समझाती रहे कि इसी नेवी ने न जाने कितने ऐसी शौर्य गाथाएं लिखी जिसको हर कोई जानता भी है और नई कहानियों को सुनना भी चाहता है। वाकई जवानों का ये उत्साह देखने लायक था। इसी कार्यक्रम में वायुसेना ने भी अपना दम दिखाया। इसके वॉरियर्स ने ये बता दिया कि वो दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए हमेशा तैयार है। अब देखिए, आदि शौर्य में एयरफोर्स की तरफ से एयर वॉरियर्स का परफॉर्मेंस किस तरीके से लगातार हाथों में बंदूकों को लहराते हुए, शायद इससे काबिलियत आपने कहीं नहीं देखी होगी। हाथों में बंदूकों को बाकायदा नए नए तरीके से उछाला जा रहा है, करतब दिखाए जा रहे हैं, और शायद ये समझाया जा रहा है कि कहीं भी अगर ऐसी स्थिति आती है जहां क्लोज टू क्लोज फाइट आती है, तो ये तमाम वॉरियर्स तैयार हैं। इतना ही नहीं, सेना के जवानों ने भी अपने शौर्य की झलक दिखलाई। उन्होंने मलखम का प्रदर्शन किया और हैरत अंगेज करतब दिखाए। जाहिर है, ये भारतीय जवान, ये देश के मत वाले किसी भी मोर्चे पर किसी से कम नहीं है। इन्हें कम आंकना दुश्मनों के लिए बड़ी भूल साबित हो सकती है। दिल्ली से वरुण सिन्हा, गुड न्यूज टुडे। देखिए, ये तो तय है कि इस बार रिपब्लिक डे परेड जो है वो बेहद खास होने वाली है, क्योंकि कर्तव्य पथ पर एक खास दस्ता होगा महिलाओं का, जिनका दम न केवल ये देश बल्कि पूरी दुनिया देखेगी, जो भारतीय महिलाओं के साहस और पराक्रम की गवाह भी बनेगी। फिर चाहे वो महिलाओं का ऊंट दस्ता हो या फिर मोटरसाइकिल के साथ हैरत अंगेज कारनामा। सजी धजी वर्दी, ऊंट पर सवार, हाथों में हथियार। ये बीएसएफ महिला जवानों का पहला जत्था है। इनका जज्बा, जुनून और बुलंद हौसला दुश्मन के हौसले पस्त करने वाला है। बदलते भारत की ये एक ऐसी तस्वीर है जिसमें पुरुष जवानों के साथ महिला ब्रिगेड बराबर कदम ताल कर रही है।
वो भी दुनिया के इतिहास में पहली बार, क्योंकि इससे पहले 26 जनवरी पर निकलने वाले कैमल दस्ते में पुरुष जवान ही रहते आए हैं। इससे पहले इस महिला दस्ते की सीमा सुरक्षा पर पेट्रोलिंग की तस्वीरें पहले भी आ चुकी है। इस महिला ऊंट दस्ते में 20 से ज्यादा बीएसएफ की महिला पर्सनल सवार होंगी, जो बीएसएफ के पुरुष कैमल कंटिंजेंट में इस भव्य परेड में हिस्सा लेंगी। इससे पहले यह महिला दस्ता पहली बार अमृतसर में आयोजित हुई बीएसएफ की रेजिंग डे परेड में हिस्सा ले चुकी है। अब बारी कर्तव्य पथ की है। इस मौके पर न सिर्फ जत्था देखने के लायक होगा, बल्कि इसकी पोशाक भी, जो खास तौर पर डिजाइन की गई है। महिला परहेरियों के लिए जोधपुर बंद गला डिजाइन की गई वर्दी भारत के कई कीमती शिल्प रूपों का प्रतिनिधित्व करती है, जो देश के विभिन्न हिस्सों में तैयार की जाती है। वर्दी के डिजाइन में राजस्थान के इतिहास के प्राचीन और सांस्कृतिक तत्वों को शामिल किया गया है। वर्दी को बनारस की जरदोजी के कपड़े के साथ 400 साल पुरानी डंका तकनीक से बनाया गया है। साथ ही मेवाड़ की शान पाग यानी पगड़ी भी इसका बड़ा आकर्षण होगी। इसी के साथ महिला शक्ति के कई और दमखम इस बार कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को होने वाली परेड में देखने को मिलेंगे। फिर चाहे वो हथियार के बेड़े की अगुवाई हो या फिर जवानों के मोटरसाइकिल पर होने वाले कर्तव्य महिला शक्ति की भागीदारी हो। कर्तव्य पथ पर ऐसी ही एक महिला अफसर इस बार आकाश के साथ दिखेंगी। I am actually feeling very great. It's a proud moment for me and my regiment both that we've been seeing the parade on the TV, and to be part of the parade and leading the Akash weapon system on Republic Day, it's a great feeling. I've been training for the last 1 year with the team, and my experience and my journey with the team is very good, memorable, amazing, and I'm being trained with the best motorcyclists of the Indian Army. आधी आबादी का ये जज्बा बताने के लिए काफी है कि सेना में अपनी भूमिका निभाने वाली महिलाएं कर्तव्य को न केवल समझती हैं, बल्कि उनके लिए हुनर और साहस से नए रिकॉर्ड गढ़ने का दम भी रखती हैं। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ये शौर्य और जाबाजी के किस्से तो आपने सुन लिए, लेकिन अब चलते हैं देवभूमि उत्तराखंड की यात्रा पर, जहां बद्रीनाथ धाम के कपाट जो हैं खुलने की तैयारी जो है उनकी शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी इसकी तारीख का ऐलान नहीं हुआ। भगवान बद्री विशाल के कपाट खोलने की तिथि जो है 26 जनवरी को बसंत पंचमी के दिन टिहरी राजदरबार नरेंद्र नगर में घोषित की जाएगी। इसके लिए योग बद्री मंदिर पांडुकेश्वर से गाडू घड़ी टिहरी राजदरबार नरेंद्र नगर के लिए रवाना हुई है और इस गाडू घड़ी में भगवान बद्री विशाल की मूर्ति को जो है यात्रा के दौरान लगाए जाने वाला जो तेल है वो रखा जाता है। ये परंपरा जो है सदियों से चली आ रही है। बसंत पंचमी के दिन भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट खोलने की तिथि निश्चित होती है। उससे पूर्व जो गाड़ू घड़ा है, वो गाड़ू घड़ा जो सिमट स्थित नरसिंह मंदिर से पांडुकेश्वर जाता है और पांडुकेश्वर से फिर नरेंद्र नगर में राजमहल में वो पहुंचता है और वहां पर तेल पिराई का कार्यक्रम होता है। बसंत पंचमी यानी ज्ञान की देवी सरस्वती की उपासना का पर्व। देखिए, बसंत पंचमी की पूजा में अब बस गिनती के ही दिन रह गए हैं। ऐसे में कलाकार देवी सरस्वती की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। बिहार के छपरा में इस बार इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाई जा रही हैं। दुल्हन की तैयारी की जा रही है। प्रतिमाएं सरस्वती मां की हैं, जहां कलाकार प्रतिमा को तैयार कर रहे हैं। ये तस्वीर बिहार के छपरा की है, जहां मूर्तियों को पर्यावरण के अनुकूल इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाई जा रही हैं। ऐसे में कलाकार देवी सरस्वती की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। करीब 2 साल बाद इस बार धूमधाम से सरस्वती पूजा मनाई जाएगी। 26 जनवरी को राष्ट्रीय त्योहार गणतंत्र दिवस के अलावा इस बार एक और पूजा होने जा रही है। इस गुरुवार को बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी
मां सरस्वती की पूजा की जाएगी। मूर्तिकारों ने इस बार करीब 5000 से अधिक प्रतिमाएं बनाई है, जिसकी कीमत लगभग 500 से लेकर 5000 तक है। छपरा के श्यामचक मोहल्ले में मूर्तिकारों के कई परिवार रह रहे हैं और उनकी पिछली 6 पीढ़ियां मूर्ति बनाने के व्यवसाय से जुड़ी हैं। परिवार के लगभग सभी सदस्य मिलजुल कर मूर्तियां बनाने का काम करते हैं। इनकी मूर्ति कला की सबसे बड़ी विशेषता है कि पर्यावरण के अनुकूल इको फ्रेंडली मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है। मूर्ति बनाने में मिट्टी, बॉस, पुआल, जूट की रस्सी का उपयोग किया जाता है। वहीं मूर्तियों को रंगने के लिए हर्बल रंगों का इस्तेमाल किया गया है, ताकि विसर्जन करने के दौरान सारा सामान पूरी तरह से नष्ट हो जाए। इको फ्रेंडली इसलिए कि हम लोग जो मूर्ति बनाते हैं वो मिट्टी का होता है और जो पुआल का होता है, सुतरी का होता है, उसमें जो कोई भी केमिकल का यूज नहीं होता है। लेकिन बाकी जगह हर जगह होता है। जो बंगाल से जो कारीगर आते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो मूर्ति बनाते हैं, वो जो कि पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। जो विसर्जन होने के बाद में मिट्टी तो गल जाता है, ठीक है, और कोई भी चीज हम लोग जो बनाते हैं वो गल जाता है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस जो भी केमिकल होता है वो गलता नहीं। पूजा के लिए इको फ्रेंडली प्रतिमाओं की मांग ज्यादा है, लिहाजा उम्मीद है कि कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों से मंदी की मार झेल रहे मूर्तिकार इस बार अच्छी कमाई कर सकेंगे। आलोक जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अगली खबर जो है वो हिमालय की हसीन वादियों से हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए, असल में हिमालय और ग्लेशियर को देखना, सुनना या पढ़ना अपने आप में रोमांचित कर देने वाला अनुभव होता है, लेकिन लद्दाख में एक ऐसा ग्लेशियर देखने को मिल रहा है जिसे इंसान ने इजाद किया है। जी हां, इस ग्लेशियर का काम भी कुदरती ग्लेशियर जैसा ही है, लेकिन इसकी जो तकनीक है वो थोड़ी अलग है। क्या है ये पूरी रिपोर्ट देखिए। कुदरत की नेमत के बीच इंसान की लिखी एक ऐसी इबादत है जो खूबसूरत भी है और बेहद पाकीज़ा भी, क्योंकि इसे संवारने का जिम्मा अभी भी कुदरत के पास है। आप सोच रहे होंगे कि ये कोई कलाकृति है या कोई फनकारी, लेकिन नहीं, ये आर्टिफिशियल ग्लेशियर है जिसे इंसान ने अपनी जरूरत के लिहाज से तैयार किया है। दरअसल लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाके, खासकर ग्लेशियर के पास बने गांव में पीने के पानी का संकट होता है। वजह है यहाँ का लगातार कम तापमान, जो कि -30 डिग्री तक होता है। ऐसे में गांव वालों को पानी पीने की समस्या से दो चार होना पड़ता है। ये वो गांव है जो 2700 मीटर से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई वाले इलाके पर है। यहाँ बारिश भी मुश्किल से होती है। यही वजह है कि इन इलाकों में आइस स्तूपा बनाने का काम तेज हो रहा है, ताकि इसके जरिए जरूरत का पानी लिया जा सके, जो न सिर्फ पीने का काम आए, बल्कि इलाके में होने वाली खेती, जिसमें सब्जियां, सेब या दूसरी फलों में भी इस्तेमाल हो सके। लद्दाख में मौजूद फ्यूंग मठ के करीब बने इस प्रोजेक्ट को स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख के सहयोग से तैयार किया गया है। इसे बनाने की टेक्निक भी खास है। पहले जरा आइस स्तूपा को समझिए। रात में इस पर पानी से स्प्रे होती है और वो पानी जो ही इस पर गिरता है वो जम जाता है और एक स्तूपा की शक्ल या ग्लेशियर की शक्ल लेता है। अगर आप 1 या 2 महीने के बाद इस पूरे परिसर को देखें तो यहाँ पर आपको बर्फ, सख्त बर्फ की एक पहाड़ नजर आएगी और वही आइस स्तूपा होगा। आइस स्तूपा क्यों होगा? क्योंकि ये एक उस स्तूपा की उस शेप में होगा और एक पहाड़ जो है आर्टिफिशियल ग्लेशियर वो बन के सामने आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी जो है इसमें लाया जाता है, वहाँ नलों से लाके बोर वेल से या दूसरे पानी के साधनों से वहां से आके ये पानी जो है पाइप से इस लकड़ी के आरजी ढांचे पर छिड़का जाता है और वो फ्रीज हो जाता है और ये स्तूपा की शेप या आइस स्तूपा की शेप ये बर्फ फिर ले लेता है। इनको बनाने का वक्त भी खास होता है और इसे बनाने की तैयारियां क्या है, जरा ये भी समझिए।
जैसे कि यहाँ पे सिर्फ हमने लगाया, हमने रिजर्व कुछ नहीं लगाया, तो यहाँ पे हमने क्ले लगाया था, क्ले और 2 बासगो क्ले करके दो क्ले है, उसमें हम वहीं पे रिजर्व करता है। तो यहाँ पे वैसा होता है, विलेज में होता है कि रिजर्वर बनाना, टैंक बनाना, तो उसके हिसाब से चलता है और हम चैनलिंग करता है। और एक होता है कि स्ट्रीम में ही बना लेते हैं, ताकि स्ट्रीम में ही जाता है, वो जो कितना भी पानी मेल्ट होता है वो स्ट्रीम में ही चले जाता है। लद्दाख के दुर्गम पहाड़ी इलाकों का भले ही ये स्थायी समाधान न हो, लेकिन ये फैली राहत और मदद करने वाला जरूर है, जो कि यकीनन इस इलाके में पानी की अनिश्चितताओं को कम करने में मदद करेगा। लद्दाख से अशरफ बनी, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं अच्छी और सच्ची खबर। देखिए, अक्सर शादी समारोह के दौरान खर्चे लाखों या तो मैं यूं कहूं करोड़ों में हो जाते हैं, लेकिन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जनजातीय इलाके के लोगों ने कुछ हटकर फैसले लिए हैं। अब वहां ऐसे समारोह में शराब पर पाबंदी रहेगी और दूल्हे दुल्हन का मुंह भी टॉफी से मीठा कराया जाएगा, यानी फिजूल खर्ची बिल्कुल बंद। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये अलग अंदाज पहाड़ी संस्कृति की जान है। एक लाइन में खड़े होकर नृत्य करना, इसकी बात ही अलग है। और ऐसे महिलाओं का इस डांस में शामिल होना पहाड़ी संस्कृति को 4 चांद लगा देता है। ये सब पहाड़ को खास बना देते हैं। ये उत्तराखंड का पिथौरागढ़ है, जहां अपने इस संस्कृति को बचाने के मकसद से एक बड़ा फैसला लिया गया। ये फैसला है शादियों में डीजे नहीं बजाने का। और तो और यहाँ अब आपको ऐसे समारोह के दौरान शराब भी नहीं मिलेगी। ये फैसला यहाँ के 6 गांवों ने मिलकर लिया है। संस्कृति के ऊपर हमारे 5 गाँव का एक पंगजिंगपू चुमचारू करके रीति रिवाज, नीति नियम पर एक हमारी बैठक हुई, जिसमें हम अपने रंग संस्कृति को एक रूपता लाने के लिए हम लोगों ने अपने नीति नियम बनाए। ये गांव चीन सीमा के बेहद पास बसे हैं, यानी देश के बिल्कुल आखिरी सिरे पर है। लेकिन यहाँ के बाशिंदों ने हर किसी के लिए एक खास संदेश भेजा है। पहाड़ों में दहेज प्रथा पहले से ही नहीं है और अब वहाँ शादियों में टॉफियों से ही मुंह मीठा करवाया जाएगा। इसके अलावा इन सभी कार्यक्रमों में पारंपरिक गीत और वाद्य यंत्र ही बजाए जाएंगे। जनजातीय परंपरा है, उसके अनुसार शादी विवाह या अन्य जो भी संस्कार है बहुत सादगी से मनाया जाता है और शुद्धता के साथ मनाया जाता है। लेकिन बीच में कुछ समय में बाहरी संस्कृतियों के संपर्क में आने के कारण कुछ चीज़ों में संस्कृति में विकृति आ रही थी और लोग पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बढ़ रहे थे। और शादी विवाह आदि में भी बाहर की संस्कृतियों को कुछ लोग अपना रहे थे। उसको देखते हुए पंगजिंगपू सांस्कृतिक समिति, जो यहाँ के जो रिचुअल्स है, जिसको हम लोग ठुमचारू बोलते हैं, उस पर जो है उसके सुधार के लिए एक बैठक किया गया। वही नियमों को न मानने पर यहाँ 55,000 रुपए का जुर्माना वसूलने का भी नियम बनाया गया है। लोगों का कहना है कि इससे शादी में फिजूल खर्ची रुकेगी और अपनी परंपरा भी मजबूत रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात करेंगे हम कमाल के टैलेंट की। देखिए आपकी स्क्रीन पर कमाल की 6 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए पहली तस्वीर जो है ब्रिटेन के एक छोटे से बच्चे की है, जिसके IQ के सब मुरीद हो गए हैं, क्योंकि वो दुनिया की हर भाषा में 100 तक गिनती बोल सकता है। दूसरी तस्वीर देखिए बहराइच के उस नन्हे गुरु की है, जिसने शीर्षासन को भी शीर्षासन करा दिया। जी हाँ, महज 8 साल की उम्र में एक दिव्यांग छात्र ने योग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। तीसरी तस्वीर देखिए महाराष्ट्र के वाशिम में गणेशपुर की है, जहां पर देखिए एक कमाल का एक स्कूल है, जहां पर देखिए महज एक बच्चे के लिए खड़ा हुआ है और एक शिक्षक वहां पर पढ़ाते हैं, मतलब एक ही शिक्षक है और एक ही स्टूडेंट। वहीं चौथी तस्वीर देखिए बिहार के डेहरी आन सोन की है, जहां पर देखिए एक स्कूल में पढ़ाई का स्टाइल बहुत वायरल हो रहा है। यहां पर देखिए टीचर जो है सुनों से सिखाती हैं, यहां पर ग्रामर वो सिखाती हैं। और 5वीं तस्वीर में देखिए एक तबले के नन्हे उस्ताद से मिलिए, जिनने उन्हें जो है 6 दिन यानी 120 घंटे लगातार तबला बजाया और सबका मन मोह लिया।
और सबको कहने पर मजबूर कर दिया वह उस्ताद। आखिरी और छठी तस्वीर देखिए, तेलंगाना के हैदराबाद में रोबोटिक्स के गुर से खाते बच्चों की है, जो भविष्य में बड़े बड़े रोबोट बना सकते हैं। और अब आइए आपको विस्तार से दिखाते हैं इन तस्वीरों में छुपी पूरी की पूरी कहानी। साउथ वेस्ट इंग्लैंड के एक बच्चे ने इतिहास रच दिया है। देखिए, टेडी हॉब्स नाम का ये बच्चा महज 4 साल में कई भाषाओं में 100 तक गिनती बोल लेता है, जिसमें चीन की भाषा मैंड्रिन भी शामिल है। टेडी की मां का कहना है उन्होंने बचपन से ही बच्चे में सीखने की भूख को महसूस कर लिया था, क्योंकि टेडी बहुत पहले से ही टीवी पर सिर्फ एजुकेशनल प्रोग्राम देखना ही पसंद करता था। कोरोना काल में उसने एजुकेशनल शोज देखकर खुद को इम्प्रूव किया। खास बात यह है कि इस खूबी के चलते टेडी ब्रिटेन में मेंसा का सबसे कम उम्र का सदस्य बन गया है। टेडी ने 3 साल की उम्र में ही मेंसा का IQ टेस्ट भी पार कर लिया है। टेडी को इस टेस्ट में 160 में से 139 नंबर मिले थे। मेंसा एक ग्लोबल सोसाइटी है जो ब्रेन पावर के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है, उसके लिए जानी जाती है। ये हाई IQ वाले लोगों का एक संगठन है जो IQ टेस्ट में 98% या उससे अधिक स्कोर करते हैं। He could count to 100 before he was 2 in English, but I just assumed, every child has their own quirk. Each child develops slightly quicker in something else than the other ones, and we just assumed that was his thing, and that was fine, and that would be the end of it. देखिए, ब्रिटेन में 4 साल के बच्चे ने इतिहास रचा तो हजारों किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के बहराइच में भी ऐसा ही एक कारनामा देखने को मिला। यहां 8 साल की एक दिव्यांग छात्र ने योग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। असल में देखिए, दिव्यांशु शुक्ला जो है पैरों से 40% से ज्यादा दिव्यांग है, लेकिन उसने अपने हौसले और हिम्मत से लंबे समय तक सिर के बल खड़े होने का रिकॉर्ड बनाकर सभी को चौंका दिया। दिव्यांशु ने 44 मिनट 1 सेकंड तक लगातार शीर्षासन किया। उसने ये कारनामा जो है योगासन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड काउंसिल की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में किया और सभी को चौंका दिया। क्या आपने कभी ऐसा स्कूल देखा है जो सिर्फ एक छात्र के लिए ही खड़ा है? जी हां, और केवल एक शिक्षक ही उसे पढ़ाता हो। देखिए, महाराष्ट्र के वाशिम जिले के गणेशपुर में एक ऐसा ही स्कूल है। इस स्कूल की चर्चा पूरे जिले में हो रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पूरे क्लासरूम में अकेला बैठकर पढ़ाई करता एक छात्र और उसे पढ़ाने के लिए एक शिक्षक। सुनकर हैरान मत होइए, ये तस्वीर महाराष्ट्र के वाशिम जिले के गणेशपुरा गांव की है, जहां एक छात्र के लिए एक सरकारी स्कूल चलाया जा रहा है। छात्र प्रतिदिन अपनी पढ़ाई पूरी करने और कुछ सीखने के इरादे से स्कूल पहुंचता है। महाराष्ट्र के वाशिम जिले के गणेशपुर में एक ऐसा ही स्कूल है, जहां एक और कई छात्र सरकारी स्कूल से मुंह मोड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कार्तिक हर रोज समय से स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी करने और कुछ सीखने के इरादे से स्कूल आता है। वहीं शिक्षक किशोर मानकर उसे शिक्षा देने के लिए 12 किलोमीटर दूर से प्रतिदिन आते हैं। स्कूल में कक्षा 1 से 4 तक की क्लासेस है, लेकिन स्कूल में सिर्फ एक ही विद्यार्थी है। इस विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए स्कूल में एक ही शिक्षक है। चूँकि इस स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या नहीं है, इसीलिए केवल एक विद्यार्थी को शिक्षा दी जाती है। गए 2 साल में हमारे स्कूल में कार्तिक बंडी शोगकर नाम का एक ही बच्चा है और हम गए 2 साल से पढ़ रहे और एक ही टीचर मैं हूँ। गांव की आबादी लगभग 200 होगी, लेकिन पढ़ाई के लिए पूरे गांव में केवल एक छात्र है। इस गांव की जिला परिषद प्राथमिक स्कूल की चर्चा फिलहाल पूरे जिले में हो रही है। वाशिम से जाका के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब आपको लिए चलते हैं बिहार में डेहरी ऑन सोन, जहां पर एक स्कूल में पढ़ाई का स्टाइल जो है सुर्खियों में लगातार बना हुआ है और वीडियोस तमाम वायरल हो रही हैं। यहां एक टीचर ने हिंदी फिल्मों के गानों को पढ़ाने का जरिया बना डाला और जिसकी वजह से बच्चों को मजा भी आ रहा है और उन्हें स्कूल की पढ़ाई का जो बोझ है वो महसूस नहीं हो रहा। की कश्ती ये
गाने और गीत के साथ पढ़ाई का मस्ती भरा ये अंदाज। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी रे पानी, पानी रे पानी। क्लास हिंदी व्याकरण की है, जहां बच्चे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के फॉर्मूले को समझ रहे हैं। कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैडम गाने के जरिए इसे समझाने की कोशिश कर रही हैं। नतीजा, माहौल बिल्कुल हल्का फुल्का है। पढ़ाई भी बच्चों को बोझ नहीं लग रही और मनोरंजन भी हो रहा है। तो अभिव्यक्त करना नहीं जानेंगे तब तक हमारी पढ़ाई का उतना ज्यादा मायने नहीं रहता है। तस्वीर बिहार में रोहतास जिले के डेहरी आन सोन इलाके से में बने स्कूल की है, जहां टीचर नंदिनी बच्चों को पढ़ाने का अनूठा तरीका ढूंढ लाई है। वो बच्चों को हिंदी फिल्मों के गीतों के जरिए समझा और पढ़ा रही हैं। उदाहरण सिर्फ बोलकर नहीं बल्कि गाकर भी बच्चों को बताया जाता है। बच्चे भी एक साथ गाकर इसे समझने की कोशिश करते हैं। आसमां में जैसे बादल हो रहे हैं, हम धीरे। वैसे नंदिनी इसके पहले भी अपनी पढ़ाई के दूसरे तरीकों को लेकर सुर्खियां बटोर चुकी है। अब एक बार फिर से वो सुर्खियों में है। नंदिनी का मानना है कि उनकी कोशिश सिर्फ पढ़ाई को दिलचस्प बनाने की है। और हिंदी चूँकि साहित्य का विषय है और साहित्य में जब तक रुचि नहीं आएगी तब तक साहित्य को समझना जरा मुश्किल होगा। तो बच्चे हैं, चूँकि इनका जो लेवल है और इनका जो इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए मैंने गाने को माध्यम बनाया। पानी रे पानी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। वैसे बच्चों को भी नंदिनी की क्लास में खूब मजा आ रहा है। उनकी माने तो उन्हें सीखने में आसानी हो रही है इस तरीके से। कैसा, जब कैसा है तो क्या हो गया? और कैसी रहता तो मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। हर एक मतलब सबको जैसे तोड़ तोड़ कर पढ़ाया जाता है ना, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। हम लोग को आसानी से समझ में आ जाता है। जैसे कि होता है ना, मतलब कि जो समझाए वो मतलब दिमाग में अटता नहीं है, वो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। इसीलिए आपको बोलते हैं कि जो भी अभी बच्चे गाने के साथ शब्दों और नंदिनी के पढ़ाए शब्दों का मतलब ढूंढने में वक्त नहीं लगाते। यही वजह है कि ये क्लास उन्हें रोचक लगती है। सर पहले तो कुछ पूछते हैं कि क्या है, अगर नहीं बता पाते हैं तो बोलती है कि गाना के माध्यम से देखो, गाना के माध्यम से अगर नहीं आता है गाना भी तो मैम बताती है, बहुत अच्छा समझ भी आता है। कश्ती नाव है ना, तो कश्ती क्या है? नाव है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? सरकारी स्कूलों में पढ़ाई को लेकर तमाम शिकायतों के बीच ये तरीका भी किसी सबक की तरह है। शिक्षा को कैसे रुचिकर बनाकर बच्चों को इसमें ढाला जाए, पर उसका खास ध्यान दिया गया है। उनको जब भी सुनिएगा तो आपकी हिंदी जो भाषा है वो अच्छी हो। रोहतास से मनोज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। क्या आप बता सकते हैं कोई कलाकार लगातार कितनी देर तक तबला बजा सकता है? सोचे, हम आपको बताएंगे और मिलवाएंगे ऐसे ही एक कलाकार से। देखिए, पंजाब के बटाला में रहने वाली अमृतप्रीत सिंह ने 120 घंटे, जी हाँ 120 घंटे तक लगातार तबला बजाया। उन्होंने ये कारनामा कर अपना नाम इंडिया वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवा दिया। देखिए, अमृतप्रीत ने 31 दिसंबर की सुबह 11 बजे से 5 जनवरी 2023 की सुबह 11 बजे तक तबला बजाकर ये जो रिकॉर्ड है अपने नाम कर लिया। अमृत अब लिम्का बुक ऑफ गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं। अमृत ने 9 साल की उम्र से तबला सीखना शुरू किया था और रोजाना 6 से 7 घंटे तक वो रियाज किया करते हैं। बेटे की इस उपलब्धि से उनका पूरा परिवार बेहद खुश है। और अब बात उस शादी की जिसकी चर्चा लंबे वक्त से हो रही है। जी हाँ, टीम इंडिया के क्रिकेटर केएल राहुल ने अभिनेत्री आथिया शेट्टी के साथ शादी कर ली। ये शादी जो समारोह है वो खंडाला में आयोजित हुआ और इस दौरान दोनों परिवारों के करीब 100 मेहमानों ने इसमें शिरकत की। देखिए, शादी के बाद दोनों कुछ इसी मुस्कुराहट के साथ मीडिया के सामने आए। इस दौरान राहुल और अथिया एक दूसरे के हाथ थामे हुए दिखाई दिए।
इसी अग्नि को साक्षी मानते हुए दोनों ने हवन कुंड के चारों ओर 7 फेरे लिए और हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए। ये शादी समारोह खंडाला में हुआ, जहां अथ्या के पिता सुनील शेट्टी का फार्म हाउस है। यही पिछले कुछ दिनों से शादी की तैयारियां चल रही थी। इसके बाद मेहंदी समेत सभी रस्में इसी फार्म हाउस में हुई। इस शादी समारोह के लिए ज्यादा मेहमानों को नहीं बुलाया गया था। ये शादी करीब 100 मेहमानों की मौजूदगी में हुई है। सुनील शेट्टी ने बताया कि आईपीएल के बाद एक बड़ा रिसेप्शन दिया जाएगा। राहुल और अथ्या दोनों करीब 3 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन क्रिकेट की व्यस्तताओं की वजह से इस शादी में जरा देरी हुई। शादी के बाद केएल राहुल ने सोशल मीडिया पर शादी से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं और शुभकामनाओं के लिए सभी का शुक्रिया अदा किया है। अनीता ब्रेटा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आगे बढ़ते हुए बात बर्फबारी की कर लेते हैं। देखिए, यूरोप का देश क्रोएशिया इन दिनों भीषण बर्फबारी की चपेट में है। आलम यह है कि वहां सड़कों पर जगह जगह पर बर्फ के पहाड़ बन गए हैं। चारों तरफ सफेद चादर बिछी हुई है। सड़कें दिखनी बंद हो चुकी हैं। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां बर्फ की आगोश में समाई दिखी। लोग किसी तरह अपनी गाड़ियों पर जमी बर्फ को हटाते हुए नजर आए। मकानों के बाहर बर्फ के ढेर ने लोगों का घरों को बाहर निकलना जो है वो मुश्किल कर दिया है। ऐसे में लोगों ने खुद औजार अपने हाथों में उठा लिए ताकि रास्तों को साफ किया जा सके। इस बीच कुछ लोग इस बर्फबारी के दौरान मस्ती करते हुए भी नजर आए। चीन में लूनर न्यू ईयर की धूम देखने को मिल रही है। इस मौके पर पूर्वी चीन में जगह जगह भव्य आतिशबाजी हुई। जियांशू में शहर जिंजी लेक में रंग बिरंगे फाउंटेन देखने को मिल रहे हैं और सबका मन मुंह अपनी ओर मोह रहे हैं। जियांशू में लूनर न्यू ईयर के मौके पर 60,000 से ज्यादा विदेशी सैलानी घूमने को आए। देखिए।